हेलो एवरीवन, आप सभी का मैं बहुत सारा वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी, जिसका रिलेशन है राइट टू प्राइवेसी, और राइट टू प्राइवेसी का रिलेशन है आर्टिकल 21 से। मैं कोशिश करती हूँ कि इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट से आप लोगों को रूबरू करवाऊं। अगर आप लोग पहले से रूबरू हैं तो ये आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए होगा, और अगर आप लोगों ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना शुरू किया है या आपने पहली बार तैयारी शुरू की है तो मेरा वीडियो और मेरे चैनल में जो भी वीडियोस हैं वो आपकी तैयारी के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ज्यादा वक्त नहीं, कोशिश करें कि आप कुछ वक्त निकाल करके वीडियो को जरूर सुने और इम्पोर्टेंट पॉइंट को लैंडमार्क नोट डाउन करें। लैंडमार्क जजमेंट को तो जरूर ही नोट डाउन करें। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं राइट टू प्राइवेसी यानी एकांतता के अधिकार के बारे में। क्या क्या हमें जानना चाहिए ये अपने एग्जाम के पर्पज से। तो राइट टू प्राइवेसी और ये जो आपका एकांतता का अधिकार है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा, एक टॉपिक है। यानी कि ये हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी यानी प्राइवेसी हमें सबको चाहिए होती है अपने जीवन में। और ये आर्टिकल 21 में है, ये भी आप लोगों को जानना चाहिए। अब आर्टिकल 21 क्या कहता है आप लोगों को पता है, लेकिन एक बार उसे कहना बहुत जरूरी होगा मेरे हिसाब से। आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी पर्सन को यानी किसी भी व्यक्ति को हम उसकी प्राण और उसकी दैहिक स्वतंत्रता यानी उसकी लाइफ और उसकी पर्सनल लिबर्टी से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा हम उसे वंचित नहीं कर सकते। अगर कानून उसे सजा दे रहा है तब तो अलग बात है, लेकिन हम उसकी जान नहीं ले सकते। यही है आर्टिकल 21। लेकिन आर्टिकल 21 जब आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दे ही रहा है तो उसमें वो आपको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए भी राइट देता है। ये भी आपका फंडामेंटल राइट ही है, एकांतता का अधिकार। अब एकांतता के अधिकार के साथ में आपको बहुत ही सारे जजमेंट पढ़ने हैं सुप्रीम कोर्ट के। बहुत ही सारे का मतलब 100-200 नहीं है, मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे हैं, गिनती तो मैं नहीं बता सकती हूँ कितने होंगे, लेकिन है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो केस है, सॉरी मुझे कुछ सर्दी जुकाम हो गया है, फीवर वगैरह, जिसकी वजह से मेरे आंख से कंटिन्यू पानी गिर रहा है। पहले तो नाक से भी गिर रहा था, अभी फिलहाल बंद है। तो सबसे पहला जो है गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी का केस हम उठाते हैं, जिसमें आपको भी अपने बुक में और अपने कॉपी में नोट डाउन करना चाहिए, गोविंद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपका राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 में ही मेंशन है और ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है। इस पर जरूरत के हिसाब से आप निर्बंधन यानी हम निर्बंधन लगा सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। आप जरूर इसको मार्क कीजिए, जरूर इसको नोट कीजिए, मेरी बातों को इस तरीके से हवा में मत उड़ाइए। अब हम लोग दूसरा केस लेते हैं, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मधुकर नारायण का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि महिला अगर चरित्रहीन है तो क्या हुआ, उसका राइट टू प्राइवेसी तो उसके भी पास है, वो इसको जब चाहे इस्तेमाल कर सकती है। यहाँ पर यही आपको ध्यान में रखना है कि कोई चरित्रहीन अगर महिला है तो राइट टू प्राइवेसी उसके भी पास है और वो राइट टू प्राइवेसी का यूज जब चाहे कर सकती है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट जजमेंट आता है जो कि मतलब मुझे लगता है कि उसकी हिस्ट्री आप लोगों को समझनी चाहिए। अगर आप उसकी हिस्ट्री समझ जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। उस केस का मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। उस केस का नाम है मिस्टर एक्स वर्सेस जेड हॉस्पिटल। बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका फैक्ट भी जानना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके पहले की जो 2 जजमेंट मैंने आपको बताए वो मैंने आपको शॉर्ट में बताए और उतना ही आपको जानना भी है। अपनी बुक में उतना ही मार्क करिए, लेकिन मिस्टर एक्स वर्सेस जेड हॉस्पिटल का आप केस की हिस्ट्री जान लें तो आपको बहुत आसानी से और क्लियर हो जाएगा कि राइट टू प्राइवेसी आखिर है क्या और उस पर किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं और रिस्ट्रिक्शन कब लगाए जाते हैं। यानी जाहिर सी बात है कि जब हम अपने अधिकारों का, फंडामेंटल राइट का यूज करते हैं तो हमें ये भी देखना है कि हम किसी और के राइट के साथ तो खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं। यानी अपने फंडामेंटल राइट को इस्तेमाल करने के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम दूसरे के साथ खिलवाड़ कर जाएं। वही है यहाँ पर, इसलिए आपको इसकी हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है। नागालैंड का एक सरकारी कर्मचारी होता है, इस केस की मैं आपको हिस्ट्री बता रही हूँ कि नागालैंड का एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसे कुछ बीमारियां होती है और बीमारी होने की वजह से उसने हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवा लिया होता है।
चेकअप होने के बाद पता चलता है कि उसके पूरा फुल बॉडी चेकअप होगा, जो कि यहाँ नहीं हो सकता, वो कि मद्रास में हो सकता है। तो उसको जो है यहाँ से नागालैंड से मद्रास भेज दिया जाता है पूरे फुल बॉडी चेकअप के लिए। और फुल बॉडी चेकअप जब होता है उसका, तो उसमें ब्लड टेस्ट भी होता है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में वो HIV पॉजिटिव पाया जाता है, यानी कि उसे एड्स हो गया है। अब इस तरह के चेकअप होने के पहले ही उसकी एंगेजमेंट एक वाई नाम की लड़की से हो चुकी होती है। यहाँ पर इस केस को आपको देखने से पता चल रहा होगा, इसमें किसी का भी नाम मेंशन नहीं है। एक्चुअली प्राइवेसी मेंटेन करनी है, तो आप अगर कोर्ट में चाहेंगे कि हम अपना नाम जग जाहिर ना करें तो ऐसा भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे केसेस में होता है XYZ ABCD या कोई काल्पनिक नाम जो है कोर्ट की तरफ से आपको दे दिया जाता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। तो वहां पे मद्रास में जिस हॉस्पिटल में उसका चेकअप चल रहा होता है, उसका नाम जेड हॉस्पिटल रहता है। कर्मचारी का नाम केस में मेंशन नहीं किया गया, किसी का भी नाम मेंशन नहीं है। तो कर्मचारी जो रहता है, यानी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो रहता है, उसकी सगाई पहले हो चुकी होती है वाई नाम की लड़की से। लेकिन जेड हॉस्पिटल जो कि मद्रास का हॉस्पिटल है, वो उसकी जो फियांसे यानी उसकी मंगेतर रहती है, उसको इन्फॉर्म कर देते हैं कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वो लड़का HIV पॉजिटिव है, उसके ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट में ऐसा पाया गया है। अब जाहिर सी बात है, ऐसा किसी भी लड़की को पता चलेगा किसी भी लड़के के बारे में, तो वो तो शादी नहीं ही करेगी, क्योंकि वो क्यों चाहेगी कि उसके चलते उसकी लाइफ भी बर्बाद हो जाए। और ये ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट अभी तक मतलब प्रूफफुली हो नहीं पाया है, मतलब लाइलाज बीमारी है। तो लड़की क्या करती है, सगाई तोड़ देती है और लड़के को इसकी वजह बताती है। अब यहाँ पर वो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसको इस बात से बहुत ही गुस्सा आता है। उसको लगता है कि उसकी लाइफ तो खराब हो ही गई और उसकी जो सम्मान है, समाज में जो उसकी प्रतिष्ठा है, उस पर भी चोट पहुंची है। अब यहाँ पर वो जेड हॉस्पिटल जो है, जो मद्रास का हॉस्पिटल है, उसके अगेंस्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करके ये कहता है कि मेरा राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन, यहाँ पर एकांतता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। यानी डॉक्टर और मरीज के बीच का जो संबंध रहता है वो विश्वास वाला संबंध रहता है, और डॉक्टर को चाहिए, ऐसा वो अपनी याचिका में लिख रहा है, और डॉक्टर को चाहिए होता है कि वो मरीज की कोई भी प्राइवेसी जो है वो लीक ना करे, चाहे उसको किसी भी तरीके की बीमारी हो या उसका कुछ भी आया हो चेकअप वगैरह करने के बाद में, वो नहीं इसको खोल सकते। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो वहां पर डबल बेंच इसको सुनती है। डबल बेंच में जो जस्टिस है, ऐसे उनका नाम याद रखना जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी कि आप एक बार पढ़ें तो अच्छा ही रहेगा, कोई बुराई नहीं है। वैसे जितना भी आप नॉलेज लीजिए वो आपके लिए कमी है। डबल बेंच के जस्टिस का नाम मैं आप लोगों को देख के बताना चाहूंगी। ऑनरेबल जस्टिस सगीर अहमद और ऑनरेबल जस्टिस कृपान सिंह, इन दोनों की बेंच ने इसकी सुनवाई की और उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने जो आपकी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आपकी फियांसे को लीक की, तो ये आपकी कोई भी राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं हुआ है, आपकी एकांतता के अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है, क्योंकि आपका जो राइट टू प्राइवेसी है वो विद रिस्ट्रिक्शन है। बिना रिस्ट्रिक्शन के कोई भी फंडामेंटल राइट आपको नहीं दिया गया है। ये पहले भी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, ये आप लोगों को मालूम भी होगा, और नहीं भी मालूम है तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी फंडामेंटल राइट आपको विदाउट रिस्ट्रिक्शन है ही नहीं। ऐसा तो कभी भी नहीं होगा ना कि हम अपने अधिकारों का इस्तेमाल करने के चक्कर में जो मन सो करते जाएं और दूसरे को उससे ठेस पहुंचती जाए, दूसरे को उससे नुकसान होता जाए। यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने यही उसे समझाया कि यहाँ पर अगर आपकी वजह से किसी और की जान खतरे में चली जाएगी तो ऐसा करना भी ठीक नहीं है। और राइट टू नो भी यहाँ पर है। फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 में राइट टू यस, राइट टू नो सब कुछ मेंशन है। तो जानने का भी अधिकार आपकी फियांसी को है कि आपको क्या बीमारी है, तो उसे कैसे छुपाई जा सकती है। आपकी लाइफ अभी मझधार में है कि पता नहीं है कि आपका जीवन अभी कितना है, लेकिन उसके चलते उस लड़की का जीवन तो बर्बाद नहीं किया जा सकता जो आपकी वजह से कल को सफर कर सकती है। इसलिए डॉक्टर्स ने अगर आपकी फियांसे को इस मामले में इन्फॉर्म किया है कि आपको HIV पॉजिटिव है, तो यहाँ पर उनकी कोई गलती नहीं है और ये आपके राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन नहीं है। इसके बाद यही केस है जिसको आगे और खींचा गया, और केस का मतलब यही है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के एक बार मेंशन करना चाहूंगी।
इसी केस को आगे और ले जाया गया, लेकिन पहले वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जो HIV पॉजिटिव उसको शादी करने का राइट तो नहीं है। वैसे आर्टिकल 21 में आपको शादी करने का भी राइट देता है, और ये आपका पर्सनल राइट है कि आप किसी भी व्यक्ति से शादी करें, किसी भी कास्ट से, किसी से भी, मतलब कोई भी लड़का किसी लड़की से करे, या कोई भी लड़की किसी भी लड़के से शादी कर सकती है, उसका अपना कॉल है, वो जैसा भी चाहे। लेकिन यहाँ पे उस लड़के को ये नहीं बोला गया कोर्ट की तरफ से कि आप शादी मत करिए। हाँ, लेकिन ये बोला गया कि आप जिससे भी शादी करेंगे उसको आपके बारे में हर कुछ तो पता होना ही चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ऐसी सिचुएशन होगी तो शादी हो ही नहीं पाएगी। लेकिन मिस्टर एक्स, एक इसी केस को जब आगे और लेके जाया गया तो मिस्टर एक्स वर्सेस जेड हॉस्पिटल, एक और केस इसी के नाम से बढ़ा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप शादी बेशक कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप HIV पॉजिटिव है तब तक आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा करने की परमिशन हम आपको कभी भी नहीं दे सकते। आप जब तक ठीक नहीं हो जाते, जब तक आप पूरी तरीके से आपके बॉडी में सारे वायरस हैं वो खत्म नहीं हो जाते, और ऐसा डॉक्टर ये क्लियरली मेंशन नहीं कर देते कि अब आप बिल्कुल खतरे से बाहर हैं, आप डेंजर में नहीं है, तभी आप शादी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप HIV पॉजिटिव है तब तक आप शादी नहीं कर सकते। राइट टू प्राइवेसी विदाउट रिस्ट्रिक्शन है नहीं, और इसके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट हैं वो बिना रिस्ट्रिक्शन के है ही नहीं, क्योंकि हम अपने अधिकार के साथ साथ में दायित्वों का भी ध्यान रख के चलते हैं। और दायित्व हमारा क्या है कि अपने अधिकारों के इस्तेमाल में हम ये ना भूल जाएं कि हम दूसरे को कहीं पर हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, कहीं उसके अधिकार का हनन तो नहीं हो जा रहा है किसी दूसरे व्यक्ति के। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी कि आर्टिकल 21 में आपको राइट टू प्राइवेसी बिल्कुल मेंशन है, लेकिन वो विदाउट रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उस पर जरूरत के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट केस है जो कि कुछ पुराने हैं, कुछ नए हैं। मैं अगले वीडियो में उसको डिस्कस करना चाहूंगी। आज के लिए इस 3 केस को आप अच्छे से पढ़िएगा। इन तीनों केसेस को आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, अपनी ही भाषा में उसको हल्का करके लिख लीजिएगा, आसान भाषा में। और नहीं तो आप अपने बुक में मार्क कर सकते हैं, लेकिन इसको छोड़िएगा नहीं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, इट्स ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट केसेस। तो आप अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। वैकेंसी तो कभी भी आ जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो आपको बता के ही आएगी, वो कभी भी आ सकती है। और जरूरी नहीं है कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट जैसे बिहार झारखंड के लिए ही पढ़ रहे हैं। आप किसी भी ऑल इंडिया लेवल पर तैयारी कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पहले ही बताया कि आपका अच्छा होना ही चाहिए। जैसे कि मैथ्स अगर अच्छा होगा तो सारे पेपर अच्छे होंगे, वैसे ही अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छा होगा तो आपके सारे लॉ पेपर अच्छे होंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे। आप लोग अपना तैयारी जारी रखिए, मन लगा के पढ़िए। ठंड बहुत है, ठंड से बच के रहिए, अपना ध्यान रखिए। एंड ऑल द बेस्ट, गुड बाय।